हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी। एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आदि शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जो प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान के लिए हमने एमसीक्यू की एक सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें एक क्लास हमारी हो चुकी थी। ये हमारी सेकंड क्लास रहने वाली है और इस क्लास में थोड़ा आपको ऑडियो से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अपना जो डिजिटल बोर्ड है उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, जिस वजह से उसको भेज रखा है ना। तो ये जो क्लास है हमारी, ये रिकॉर्डेड वर्जन में रहेगी और साथ साथ में ऑडियो वर्जन में रहेगी ना। मैं आपको दिख नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ, क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन मैंने कलेक्ट किए हैं आप सभी के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है रेशम, सिल्क। ठीक है, और बहुत ही टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो रेशम टॉपिक से हम कवर करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा और अपना जो कमेंट सेक्शन है उसको ओपन कर लो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जवाब देना है। ठीक है, कितना आपने पढ़ा है। और प्रारंभ बैच में जैसे ही 2-3 दिन के अंदर अपनी दोबारा से जो वीडियो सेशंस हैं वो इसमें स्टार्ट हो रहे हैं। 699 का अपना ये बैच है। अगर आपको थ्योरी की क्लासेस देखनी है, आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ प्रारंभ टेस्ट सीरीज भी लगाना ना भूलें। ठीक है जी, टेस्ट सीरीज में आपको 100 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं होम साइंस के। साथ साथ में आपको जो लगभग 70 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे राजस्थान जीके के, और 11 आपको लास्ट में इसमें मॉडल पेपर मिलेंगे ना। बहुत बड़ी चीज़ें हैं। केवल और केवल 299 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। बाकी अपने नंबर है जिसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो जी, ये अपनी एप्लीकेशन है एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट, है ना। ये ही डाउनलोड करनी है आपको। चलो जी, अभी शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन रेशम टॉपिक का हमारा रहेगा ये वाला। ठीक है, चलो जी, शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग बताना शुरू कर दो। प्राकृतिक तंतुओं में अगर मैं बात करूं, प्राकृतिक रेशों में सबसे मजबूत रेशा कौन सा होता है, ये आपसे पूछा है। सबसे मजबूत होने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ये सबसे लंबा रेशा भी होता है। प्राकृतिक जगत के रेशों में सबसे मजबूत और सबसे लंबा जो रेशा है, आपको अच्छे से पता है कौन सा है मेरे बच्चे। मैंने बता रखा है थ्योरी की क्लास में। प्राकृतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा, सबसे लंबा रेशा। ठीक है, और देखो, वैसे प्राकृतिक जगत में अगर वनस्पतिक जगत का पूछे ना, तब लीनन करेंगे हम। ये चीज मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, तो सबसे मजबूत जो रेशा है वो कौन सा है मेरे बच्चे। आप कहोगे सर सबसे मजबूत जो रेशा है वो रेशम है। क्या है? रेशम है, रेशम है। अच्छा, रेशम का जो जन्मदाता देश है वो किसे मानते हैं? आप कहोगे सर चीन को मानते हैं। किसको मानते हैं? चीन को मानते हैं। किस कीड़े से मिलता है रेशम? आप कहोगे सर बॉम्बैक्स मोरी नामक बॉम्बैक्स मोरी नामक जो कीड़ा होता है, उससे हमें रेशम की प्राप्ति होती है। अच्छा, रेशम ये जो कीड़े को पालना क्या कहलाता है? आप कहोगे सर उसे सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर कहा जाता है। और एकमात्र ऐसा रेशा है ये जो कैसा है? स्टेपल नहीं है, फिलामेंट है। प्राकृतिक जगत का एकमात्र रेशा जो स्टेपल नहीं, कैसा है? फिलामेंट है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सही जवाब हमारा क्या जाएगा बच्चे? रेशम जाएगा। क्या जाएगा? रेशम जाएगा। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अरंडी के पेड़ों पर पाए जाने वाले कीड़े से कौन से रेशम की प्राप्ति होती है, ये पूछा आपसे, है ना। हमने सिल्क के जब प्रकार देखे थे, 2 प्रकार के सिल्क हमने देखे थे। एक जंगली सिल्क जिसे आपने वाइल्ड सिल्क कहा था, है ना, और एक था आपका उत्पादित रेशम यानी कल्टीवेटेड सिल्क। और जंगली सिल्क जो है, स्वनिर्मित जंगली सिल्क जो है, उसके मैंने कुछ टाइप बताए थे आपको। जैसे मैंने आपको मूंगा रेशम के बारे में हमने देखा था, हमने टसर के बारे में देखा था। एरी बोल दो या अरंडी बोल दो, एक ही बात है। अरंडी सिल्क भी कह देते हैं इसे, एरी सिल्क भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अरंडी के पेड़ के ऊपर, अरंडी के पेड़ से ये प्राप्त किया जाता है। अच्छा, ये किधर ज़्यादा होता है? आप कहोगे सर ये बंगाल व असम की तरफ, बंगाल व असम में ये अत्यधिक होता है। ठीक है, बहुत ही मुलायम होता है, बारीक होता है, चमकदार रेशे इसके होते हैं। अच्छा, रंग पूछे इसका रंग कैसा होता है, तो आप कहोगे सर इसका जो रंग है वो पीला होता है। कैसा होता है? रंग पीला होता है ना। एरी सिल्क के बारे में हमने पढ़ा था। अरंडी के पेड़ पर से ये जो जो कीड़ा है ये अरंडी के पेड़ पर मिलेगा। इसे कौन से रेशम की प्राप्ति होती है? आप कहोगे सर एरी रेशम की प्राप्ति होती है। तो निर्माण होता है अरंडी के पेड़ पर पाए जाने वाले कीड़ों से, किसके? एरी रेशम की। किसकी? एरी रेशम की, है ना।
टसर जो सिल्क है ये इसका जो कीड़ा है वो ओक व बबूल के पेड़ों पर मिलेगा आपको, है ना। मूंगा जो रेशम है ये भी ओक के पेड़ों पर मिलेगा, है ना, ओक के पेड़ों पर मिलेगा। चलो जी, अभी हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी जाएगा। आई होप आप सभी को ये आता था, क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेशम के तंतुओं पर निम्न में से किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रेशम के हमने रासायनिक विशेषताएं देखी थी, रेशम की क्या देखी थी, रासायनिक विशेषताएं देखी थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि रेशम के तंतुओं पर किसका प्रतिकूल बुरा प्रभाव पड़ता है, ये पूछा आपसे, है ना। अमल का, क्षार का, अमल या क्षार दोनों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था कि रेशम पर अमल का तो कैसा प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है, कैसा, अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस अमल को ज़्यादा अम्लीय बना दोगे ना, तीव्र शक्तिशाली अमल बना दोगे, है ना, जैसे आपके HCl नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, उनका बुरा प्रभाव पड़ेगा, याद रखना। कपड़े पीले पड़ने लग जाते हैं। लेकिन अगर एक आम तौर पर देखें तो अमल का अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्षार का कैसा प्रभाव पड़ेगा, आप कहोगे सर जो क्षार होते हैं वो ये जो रेशम के तंतु हैं इनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो सही जवाब हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, है ना। उसके साथ साथ और हमने क्या देखा था कि जो रेशम पर जो रंग है वो आसानी से चढ़ता है, रंग पक्के रहते हैं, ठीक है जी। जो तीव्र विरंजक है उनका भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है, पसीने का बुरा प्रभाव पड़ता है। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेशम के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। भौतिक गुण पूछे हैं आपसे, बताओ जरा। चिकना सूत्र, संयत दीर्घीकरण, उच्च सघनता, दोबारा कम नमी पाना। सही विकल्प चुनना है, आपके सामने ऑप्शन बने हुए हैं, भौतिक गुण आपसे पूछे हुए हैं, बोलो जी। पहला क्या है, चिकना सूत्र, बताओ जी है कि नहीं, हाँ जी। संयत दीर्घीकरण है कि नहीं, उच्च सघनता है कि नहीं, बोलो। उच्च सघनता मिलेगी क्या इसमें, हाँ जी बताओ जरा, उच्च सघनता मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, बोलो जल्दी बोलो, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो देखो, एक मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता रखी थी कि दोबारा कम नमी पाना, ये क्या है। एक तो ये तो ठीक है कि ये चिकना होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, हाँ हाँ हाँ, चलो जी। और संयत दीर्घीकरण होता है इसके अंदर, चमक तो देखो होती है, सब मैंने बता रखा है, अत्यधिक चमकदार होता है, और अगर गोंद को हटा देते हैं तो चमक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। दीर्घीकरण है, इलास्टिसिटी अधिक होती है लेकिन ऊन से तो कम ही होती है, ये भी ठीक है। उच्च सघनता मिलेगी, आप कहोगे सर नहीं। दोबारा कम नमी पाना, ये भी नहीं। तो ऑप्शन ए और बी यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ये इसके भौतिक फिजिकल विशेषताएं हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। आगे चलो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बताना जरा। रेशम के धागे के उत्पादन के लिए कोकून के प्रसंस्करण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। आपसे जो प्रोसेस है वो पूछी है, और प्रोसेस हमने पूरी पढ़ रखी है, मैन्युफैक्चर जो प्रोसेस है वो पूरी पढ़ रखी है कि सबसे पहले हम कोकूनों की छटाई करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, है ना, फिर उनको क्या करते हैं, थोड़ा सॉफ्टनिंग करते हैं, यानी स्काउरिंग प्रोसेस करते हैं। स्काउरिंग तो आपने किस में देखी थी, वूल में भी देखी थी, है ना। मेनली स्काउरिंग जो प्रोसेस है वो वूल में होती है, लेकिन इसमें भी होती है, स्काउरिंग बोल दो या सॉफ्टनिंग बोल दो। उसके बाद ब्रशिंग कर देते हैं, फिर उसकी लपेटते हैं उनको, रीलिंग प्रोसेस करते हैं, है ना, फिर उनके ऐठन देते हैं, बेलिंग प्रोसेस होती है, फिर कताई होती है। तो देख लेते हैं डीगमिंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, दो ही प्रोसेस सबसे मेन बताई थी मैंने इसमें आपको, एक तो डीगमिंग और एक वेइंग। ये प्रोसेस किस में होती है, रेशम में होती है। ये दो प्रोसेस मैंने आपको बहुत स्पेशली बताई थी, है ना। तो डीगमिंग प्रोसेस, थ्रोइंग प्रोसेस, बाद में क्या है, ये वेइंग प्रोसेस है, ये क्या है, वेइंग प्रोसेस है, बारण, है ना, छटाई करना, सॉर्टिंग प्रोसेस, और रील बनाना। तो आप कहोगे सर सबसे पहले इसके अंदर क्या जाएगा, सबसे पहले तो हम सॉर्टिंग करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, यानी ई आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। सॉर्टिंग करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, स्काउरिंग करते हैं, वो ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद हम ब्रशिंग करते हैं, वो ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद हम क्या करते हैं, रीलिंग करते हैं, लपेटते हैं फिलामेंट्स को। तो रीलिंग दे रखा है क्या इसमें, रीलिंग ये रहा बिल्कुल, है ना। तो ई के बाद आ जाएगा आपका एफ, क्या आ जाएगा, एफ। उसके बाद रीलिंग के बाद हम बेलिंग प्रोसेस करते हैं, फिर हम कताई करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्या, अच्छा थ्रोइंग भी दे रखा है क्या इसमें, हाँ जी, थ्रोइंग भी दे रखा है क्या, तो पहले थ्रोइंग ले लेते हैं, है ना। तो पहले थ्रोइंग ले लेते हैं, ई एफ सी, उसके बाद कताई की तरफ चले जाते हैं, ई एफ सी ए। उसके बाद क्या बच गया अपना, फिर हम डीगमिंग प्रोसेस करेंगे, है ना, गोंद हटाना, डीगमिंग प्रोसेस, यानी ऑप्शन नंबर ये बी की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद फिर क्या करना है इसका, वेइंग प्रोसेस, वेइंग वजन बढ़ाना, यानी डी, ई एफ सी ए बी डी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही चला जाएगा आपका। क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलो। फिलामेंट, कॉर्स, डुपियन, नॉइल किसके प्रकार हैं, ये बताना जा। फिलामेंट, कॉर्स, डुपियन और नाइल जो हैं ये किसके प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं। आप कहोगे सर ये किसके टाइप हैं, किसके प्रकार हैं, ये रेशम के प्रकार हैं। किसके हैं, रेशम के प्रकार हैं, बताया था मैंने आपको। ये सब किसके प्रकार हैं, ये रेशम के प्रकार हैं। ठीक है, जवाब देते हुए चलो सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन, रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था कौन सी होती है, जिसमें बिल्कुल वो निष्क्रिय पड़ा रहता है, बताओ जरा। निष्क्रिय अवस्था कौन सी होती है, सबसे निष्क्रिय अवस्था कौन सी होती है, बताओ जरा। प्यूपा होती है, हाँ जी, प्यूपा होती है क्या, निष्क्रिय होता है क्या प्यूपा, है। कोकून बनने के बाद 3 से 4 दिन तक जब कोकून बन जाता है प्यूपा के बाद, तो उसमें जो प्यूपा है कोकून के अंदर निष्क्रिय होके सोता रहता है। ठीक है ना, किसके अंदर मेरे बच्चे हैं, प्यूपा अवस्था में आएगा क्या, नहीं। कोकून जब अवस्था हो जाती है, कोकून बन जाता है उसके चारों तरफ, फिर वो उसके अंदर आराम से सो जाता है। वहाँ से हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं, कोकूनों को गर्म पानी में भाप में डाल देते हैं, कीड़ों को मार देते हैं, और फिर उसके बाद रेशम का जो रेशा होता है उसको हम लपेट लेते हैं। ठीक है जी, तो किस अवस्था में आप कहोगे कि सर, आप कहोगे सर कोकून अवस्था में। किसमें, कोकून अवस्था में, सबसे निष्क्रिय अवस्था में वो रहता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्या आएगा इसके अंदर, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कितने दिन तक निष्क्रिय होकर सोते रहते हैं अंदर, कितने दिन तक, आप कहोगे सर 10 दिन तक। 10 दिन तक कोकून तैयार हो जाता है। देखो प्यूपा के बाद जब वो अपने मुंह से जो सलाइवा स्रावित करना शुरू कर देता है, तो उसके जो मुख के पास 2 ग्रंथि होती है, मैंने बताया था ना, उनसे जो फाइब्रिन और सेरिसिन गोंद है वो निकलने लग जाता है। फिर वो प्यूपा इसको अपने शरीर के चारों तरफ लपेट लेता है। ठीक है, दिखना जब बंद हो जाता है, पूरा कोकून तैयार हो जाता है 3 से 4 दिन में। फिर उसके बाद जो प्यूपा है वो अंदर निष्क्रिय होकर सो जाता है 10 दिन तक। ठीक है, तो ये सबसे निष्क्रिय अवस्था है आपकी कोकून की। अगला क्वेश्चन हमारा, रेशम अथवा रेयन से निर्मित जो जीना वस्त्र है ना, क्या कहलाता है, रेशम अथवा रेयन से निर्मित जीना वस्त्र कि कौन सा बनता है, आपसे ये पूछा है। रेशम, शिफॉन, कैमलेट या चिनोन। थोड़ा सा अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन हो गया, है ना, नेट लेवल का क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, लेकिन इसका सही जवाब क्या जाएगा मेरे बच्चे, बताओ जरा। रेशम अथवा रेयन से निर्मित जीना वस्त्र क्या कहलाता है मेरे बच्चे, आप कहोगे सर उसे शिफॉन कहते हैं। ये अपने नोट्स में भी नोट डाउन कर लेना, उसे क्या कहते हैं, शिफॉन कहते हैं, शिफॉन कहते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। रेशम को सभी वस्त्रों की रानी भी कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी कर देना, निर्मित जो जीना वस्त्र है इसे हम क्या कहते हैं, शिफॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेशम एक कैसा तंतु है, रेशम जो है वो एक कैसा तंतु है, ये आपसे पूछा है। आप कहोगे सर रेशम एक प्राकृतिक जगत का रेशा है, साथ साथ में जानता रेशा है।
प्राणिज्य जगत का रेशा है, और प्राणिज्य जगत के जो रेशे होते हैं वो प्रोटीन प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन प्रधान होते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। कौन सा प्रोटीन मिलेगा इसमें बताना जरा, कौन सा प्रोटीन इसमें मिलता है? आप कहोगे सर इसमें फाइब्रिन प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है इसमें? फाइब्रिन प्रोटीन मिलता है। और कौन सी गोंद इसमें पाई जाती है? आप कहोगे सर सेरिसिन गोंद इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है जी, सेरिसिन गोंद इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कौन सी गोंद मेरे बच्चे? सेरिसिन गोंद। सेरिसिन गोंद इसके अंदर पाई जाती है। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, OBA में मुक्त सल्फ समूह होते हैं और मुख्य रूप से रेशम और ऊन को उज्ज्वल करने का काम करते हैं। OBA का परिवर्णी शब्द क्या है? OBA का मतलब पूछा है आपसे। OBA का मतलब आपसे पूछा है, बोलो जी, बहुत बढ़िया। OBA का परिवर्णी शब्द क्या है ना? देखो क्या करने के काम आ रहे हैं? उज्ज्वल करने के काम आ रहे हैं, यानी ये ब्लीचिंग एजेंट है। क्या है? ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग एजेंट है। OBA की आपसे फुल फॉर्म पूछी है। ठीक है, तो क्या बनेगा? तो सिंपल सी बात है, इससे बन जाएगा सर O से ऑक्सीजन, B से ब्लीचिंग, A से एजेंट। ऑक्सीजन, ब्लीचिंग एजेंट्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक अभिकथन आपको दे रखा है, रेशम उतना ही लचीला होता है जितना कि ऊन। ठीक है, कारण क्या है कि रेशम के रेशों में 16 कड़ियां भी होती है। क्या ये कारण ठीक है क्या? और क्या, पहली बात तो ये देखो, क्या ये कथन ठीक है क्या? हाँ जी, क्या ये कथन ठीक है क्या? बोलो जी। है, रेशम उतना ही लचीला होता है जितना कि ऊन। ये विशेषताएं दे रखी हैं आपको, है ना। रेशम उतना ही लचीला होता है जितना कि ऊन। और आपको मैंने इलास्टिसिटी में बताया था, लचीलेपन इलास्टिसिटी में हमने देखा था कि इसकी इलास्टिसिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है, अधिक होती है रेशम की, लेकिन ऊन से कम होती है। ऊन से कम होती है। तो रेशम उतना ही लचीला है जितना कि ऊन, ये गलत बात है। ऊन से कम इलास्टिसिटी होती है इसकी, है ना। ऊन से कम इलास्टिसिटी होती है, तो अभिकथन गलत है ना। बहुत बढ़िया। ठीक है, ऊन से कम लचीलापन होता है इसके अंदर, और कह रहा है कि इसमें रेशों में 16 कड़ियां होती है, इस कारण ऐसा होता है। गलत बात। तो दोनों ही गलत है, कथन भी गलत है, कारण भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ चले जाएंगे हम। ऑप्शन नंबर बी, ऊन से कम लचीला होता है। बताया था मैंने आपको, ये अच्छे से बताया था। बताओ, किसके रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं? किसके जो रेशे हैं? आप कहोगे सर टॉपिक जो चल रहा है हम तो उसी की तरफ जाएंगे ना। हाँ, लेकिन जब मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तब ये क्वेश्चन बड़े दिक्कत देंगे आपको। ये क्वेश्चंस बड़े ही दिक्कत देंगे आपको। बोलो जी, जल्दी बोलो। जलने पर मैंने बताया था, जब रेशम के रेशे को हम जलाएंगे तो जलने पर कैसी गंध आती है? बाल के जलने जैसी। बोलो, करवाया था कि नहीं? आपको सर बिल्कुल बताया था। तो सही जवाब क्या जाएगा आपका? किसके रेशे जो हैं बाल के जलने की बदबू देते हैं? बाल के जलने की बदबू देते हैं, है ना। किसके नहीं पूछ रखा, ये सीधा सा पूछ रखा है रेशे। आप कहोगे सर प्रोटीन जो रेशे होते हैं ना, प्रोटीन रेशे, जैसे प्रोटीन रेशा ही है रेशम भी, है ना। कैसा रेशा है? प्रोटीन रेशा ही है। तो प्रोटीन रेशे जब जलते हैं तो बाल के जलने की बदबू देते हैं। जैसे रेशम की बात एग्जाम्पल आप ले सकते हो, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न दिखता है, ऐसा क्यों? क्या ये बात सत्य है, असत्य है ना। आपसे जंगली जो रेशम है आपका, वाइल्ड सिल्क है, और एक जो कल्टीवेटेड सिल्क है वो अलग दिखता है उससे, सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं। क्या ये बात सच है क्या? क्या ये बात सत्य है क्या? ऐसे आपसे पूछा है। क्या ये बात सत्य है? आप कहोगे सर बिल्कुल सत्य है ना। बिल्कुल सत्य है कि वो जो कल्टीवेटेड सिल्क से अलग दिखाई देगा। क्या आपका जो वाइल्ड सिल्क होता है वो,
क्या मेरे बच्चे? वाइल्ड सिल्क होता है। वाइल्ड सिल्क पुअर क्वालिटी का होता है, कल्टिवेटेड सिल्क बेस्ट क्वालिटी का होता है ना, बेस्ट क्वालिटी का होता है। चलो जी, अलग दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा अलग। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी जब रचना जब हम देखते हैं रेशम की, तो ये दो रेशों से मिलकर बना होता है। ठीक है, छड़ के समान दोहरा धागा होता है, मैंने बताया था ना आपको। अनुप्रस्थ काट करेंगे तो वो त्रिभुजाकार जैसा दिखाई देगा, अनियमित और त्रिभुजाकार। और अनुदैर्ध्य काट करेंगे तो आप कहोगे सर वो बेलनाकार दिखाई देगा। कैसा? बेलनाकार, बेलनाकार दिखाई देगा। ठीक है, बेलनाकार। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा ऊष्मा का कुचालक होता है क्या? सूत होता है, रेशम होता है, लिनेन होता है, रेयन होता है ना। ऊष्मा का कुचालक आपसे पूछा है, ऊष्मा का कुचालक आपसे पूछा है। बोलो जी, ऊष्मा का कुचालक कौन सा होता है इनमें से? सूत होता है, रेशम होता है, लिनेन होता है, या क्या होता है ऊष्मा का कुचालक? ऊष्मा का कुचालक, तो ये चीज हमने देखी थी, है ना। है ना, ताप का कुचालक होता है, इसलिए ये गर्म प्रकृति का होता है। बताया था कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल बताया था। सही जवाब जाएगा हमारा रेशम जाएगा। क्या जाएगा? रेशम। ताप का ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है रेशम। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अत्यधिक हल्का रेशा आपसे पूछा है। अत्यधिक हल्का रेशा है, रेशम है, एक्रिलिक है, टेरिलीन है, या जो पॉलीप्रोपाइलीन है, बताओ जरा। अत्यधिक हल्का रेशा आपसे पूछा है। सबसे हल्का रेशा तो रेशम ही होता है कि नहीं? बताओ जरा। बिल्कुल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम चले जाएंगे। ठीक है, ए की तरफ हम चले जाएंगे। और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे सेसमीरा का फुल फॉर्म आपसे पूछी है, बताओ जरा फुल फॉर्म क्या बनेगी? SASMIRA, MIRA, जल्दी बताओ जी, जल्दी बताओ। SASMIRA का सही पूर्ण रूप आपको बताना है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा। जवाब देते हुए चलो, जवाब देते हुए चलो। सही जवाब क्या बनेगा SASMIRA का? आप कहोगे सर इसका बनेगा सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन, है ना। कहाँ है? सिंथेटिक, सिंथेटिक एंड आर्ट, सिंथेटिक, देखो एस से बनेगा आपका सिंथेटिक, सिंथेटिक एंड आर्ट, सिंथेटिक एंड आर्ट हो गया। SA से सिंथेटिक एंड आर्ट, फिर S से बनेगा सिल्क, ठीक है, M से बनेगा मिल्स, ठीक है, उसके बाद एंड मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन, ऐसे बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलें 17 नंबर क्वेश्चन पर। किस प्रकार की सिल्क में कीड़े को मारा नहीं जाता है? किस प्रकार की सिल्क में कीड़े को मारा नहीं जाता है, ये आपसे पूछा है। मूंगा में, टसर में, इरी सिल्क में, डूपियन में, किस में जो है वो कीड़े को मारा नहीं जाता है, ये पूछा है आपसे। कीड़े को मारते नहीं है किस प्रकार की सिल्क में, बताओ जरा, है ना। मूंगा रेशम में, टसर में, एरी में, किस में? है ना, आप कहोगे सर सही जवाब क्या जाएगा? मूंगा के उत्पादन में, है ना। क्या कीड़े को मारा नहीं जाता है? किसके ऊपर ये मिलेगा? वैसे निम्न क्वालिटी का होता है ओक के पेड़ों पर। किसके पेड़ों पर मेरे बच्चे? ओक के पेड़ों पर, ओक के पेड़ों पर, ठीक है, ओक के पेड़ों पर। बहुत बढ़िया। भूरे रंग के रेशम की प्राप्ति होती है, ठीक है, लेकिन जो असम का जो मूंगा रेशम होता है वो सुनहरा पीला होता है, गोल्डन येलो होता है, एम्ब्रॉयडरी में काम लेते हैं उसको हम। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशमी कपड़ों पर लंबे धब्बे को छुड़ाया जा सकता है किस विधि से? रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाया जा सकता है, बोलो जी, किस विधि से आप धब्बे को छुड़ा सकते हो? अगर रेशमी कपड़े पर धब्बा लग गया है तो उसे आप कैसे छुड़ा सकते हो? अवशोषक विधि, गोलक विधि, रासायनिक विधि, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, बोलो जी।
अगर धब्बे लग गए तो आप किस विधि से छुड़ा सकते हो? आप क्या कहोगे सर, किस विधि से? आप कहोगे सर अवशोषक विधि से। अवशोषण विधि का यूज हम करते हैं। बेसन या आटा, फ्रेंच चोक होता है, मुल्तानी मिट्टी, है ना, ये अवशोषक पदार्थ हैं जो इसकी चिकनाई को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं, चिकनाई को सोख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वह विधि जिसमें ककून को गर्म पानी में डालकर नरम किया जाता है वह धागा ढूंढा जाता है, तो उस विधि को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ जरा। प्रोसेस में मैंने आपको बता रखा था। इस विधि को क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? आप कहोगे सर ककून को गर्म पानी में डालकर नरम किया जाता है वह धागा ढूंढा जाता है। आप कहोगे सर इस देखो, रीलिंग तो लपेटना होता है, रीलिंग तो क्या होता है, लपेटना होता है, तो ये तो नहीं आएगा। वीविंग बुनाई, ये भी नहीं आएगा। रियरिंग आएगा, नहीं। आप कहोगे सर इस प्रोसेस को हम थ्रोइंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? थ्रोइंग प्रोसेस कहते हैं, थ्रोइंग प्रोसेस कहते हैं, है ना। मतलब जो स्काउरिंग में सॉफ्टनिंग जो प्रोसेस होती है, थ्रोइंग प्रोसेस इसी में होती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम थ्रोइंग प्रोसेस कहते हैं, थ्रोइंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है जी, आगे चलो। निम्न में से किसके लिए मगलिंग का प्रयोग होता है? किसके लिए मगलिंग का प्रयोग होता है? किसके लिए? ठीक है, किसको कहते हैं मैगलिंग? मैगलिंग किसको कहते हैं, है ना? रेशम को, ऊनी कपड़े को, मलमल को या मखमल को? किसको कहते हैं? किसके लिए मैगलिंग का प्रयोग होता है? जवाब आसान है, किसके लिए? मलमल के लिए, है ना। किसके लिए? मलमल के लिए, मलमल के लिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, मलमल के लिए। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, लंबे तंतु को क्या कहते हैं? लंबे तंतु, जो लंबे तंतु होंगे वो क्या कहलाते हैं? वो फिलामेंट रेशे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फिलामेंट कहलाते हैं, है ना। फिलामेंट रेशा है। और आपको पता है, देखो, प्राकृतिक जगत का एकमात्र रेशा है जो स्टेपल नहीं है। कैसा है? फिलामेंट है। कौन सा है? रेशम है। कौन सा है? रेशम है। प्राकृतिक जगत का एकमात्र रेशा जो फिलामेंट है, स्टेपल नहीं है, है ना। लंबे तंतु, जो लंबे रेशे होते हैं जिनका काउंट जो है मीटर में किया जाता है, वो फिलामेंट रेशे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फिलामेंट रेशे कहलाते हैं। रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिसज्जा को किया जाता है? रेशम के कपड़े पर किस विशेष, है ना, कार्बोनाइजिंग करते हैं। कार्बोनाइजिंग करते हैं क्या? आप कहोगे सर नहीं, ये तो किस में करते हैं कार्बोनाइजिंग? बताओ जरा, आप लोग कमेंट में बताओ। कार्बोनाइजिंग जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है? कार्बोनाइजिंग प्रोसेस। आप कहोगे सर कार्बोनाइजिंग जो प्रोसेस है ना, अशुद्धियां दूर करते हैं, स्काउरिंग प्रोसेस, वो वूल के अंदर होती है, ऊनी वस्त्रों के अंदर होती है, वूल में होती है। तो ये तो वूल में आएगी। किस में? वूल में। इसको हटा दो। ठीक है, टेंटरिंग हो गया, सैनफोराइजिंग हो गया, या वेटिंग प्रोसेस। तो वेइंग प्रोसेस किस में होती है? आप कहोगे सर दो ही प्रोसेस मैंने आपको मेन बताई थी, दो ही प्रोसेस, एक डीगमिंग प्रोसेस, एक वेइंग प्रोसेस। ये दो विशेष परिसज्जाएं हैं जो रेशम में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, कौन सा प्रोटीन होता है इसमें? बताओ जरा। कार्टिन, वादन, एल्ब्यूमिन, कार्बोनाइजिंग। प्रोटीन जो किस में होता है? बोलो जरा। कच्चे रेशम में होता है ना। ये देखो, गलत टाइप कर दिया इसने, है ना, गलत टाइप कर दिया, ये टाइपिंग गलत हो रखी है। ये है कैरोटीन, ये कार्टिन नहीं है, ये कैरोटीन है। ठीक है, ये एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये आपका ग्लोब्यूलिन, ये ग्लोब्यूलिन है। और ऑप्शन नंबर बी जो था वो आपका है फाइब्राइन प्रोटीन या फाइब्रीन प्रोटीन। तो आप कहोगे सर प्रोटीन में ये कौन सा प्रोटीन मिलेगा इसमें? रेशम में फाइब्रीन प्रोटीन मिलता है ना। और सेरिसिन नामक गोंद मिलती है, फाइब्रीन प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ये टाइपिंग गलत हो गई है ना। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, ये बिल्कुल ही सेम ही क्वेश्चन आ गया क्या? तो फाइब्रीन आ जाएगा।
फाइब्रिन आ जाएगा, फाइब्रिन आ जाएगा। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, गलत टाइप हो रखा है, फाइब्रिन आ जाएगा। ठीक है, ये बताओ जरा, मृत जो एक जानवर के कोकून से बनता है वह क्या होता है? ये पूछा है आपसे, बताओ जरा। ये क्या कर दिया, मृत जो एक क्या टाइप हो रखा है ना? ऐसे है ये क्वेश्चन, ऐसे है, मैं बोल के बता देता हूं। सूत जो एक मतलब वो एक रेशा, सूत जो एक जानता कीड़े के कोकून से बनता है। तो कीड़े के कोकून से क्या बनता है? कीड़े के कोकून से क्या बनता है? आप कहोगे सर रेशम बनता है। क्या बनता है? रेशम बनता है। क्या बनता है? रेशम। ये ऑप्शन ही गलत कर रखे हैं भाई, दोबारा से टाइप करवाना पड़ेगा, अच्छे से टाइप करवाना पड़ेगा। रेशम के कीड़े को बड़े पैमाने पर पालने या व्यवस्थापन को आपको पता है सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? उसे सेरीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, है ना। ये क्वेश्चंस मैं ठीक करवा के आपकी टेस्ट सीरीज में डाल दूंगा। चलो, बाकी क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो आप टेस्ट सीरीज से कर सकते हो। थोड़ा इसमें टाइपिंग मिस्टेक्स हो रखी हैं, वो मैं ठीक करवा के अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर डाल रहा हूँ। आप वहाँ से इन बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाए हैं ना, इनकी एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करना, आप लोग दोबारा से प्रैक्टिस करना। बाकी 1-2 दिन बाद मिलते हैं प्रारंभ बैच में वीडियो क्लासेज के साथ, जैसे अपना बोर्ड वापस आ जाता है। ठीक है जी। तो गृह विज्ञान का प्रारंभ बैच है जो आप ले सकते हो, साथ में टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लो, 299 में है। और ये एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट जो अपनी ऐप है, इसके ऊपर मिलेगा। मेरे नंबर आप सभी के पास अवेलेबल हैं, 9817019664। ठीक है जी, 19664। इस नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। चलो जी, तो ये सेशन आई होप अच्छा रहा। कितने क्वेश्चंस आपके ठीक रहे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।